डॉक्टर रंजना अस्थाना, पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस। आपके लिए एग्ज़ाम रिलेटिव अभी जीके के सेगमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा है पार्ट, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मौलिक अधिकार देखे थे, आज हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व है क्या? सबसे पहले ये देखना जरूरी है। नीति निर्देशक तत्व सरकार को या राज्य को दिए गए कुछ दिशा निर्देश हैं जिनके हिसाब से वो अपने यहाँ कानून बनाएंगे और उन नीतियों को लागू करेंगे। तो इनकी ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। नीति निर्देशक तो हमने लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को एडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है, समाजवाद को भी स्वीकार किया है। तो उसके लिए हमें जो प्रयास करने पड़ेंगे वो उसकी जो व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में की है। तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 36 यानी 36 से 51 के बीच में बताया गया है। इनको समझना बहुत जरूरी है। भाग 3 हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित था। सबसे पहले एक बात जान लें कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें अंतर है। जब पूरे ये कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको बताएंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। दूसरा कि इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। और तीसरी बात, जब जो यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो ये जाने कि इसमें से कौन सा सिद्धांत किस विचारधारा से है। तो इससे रिलेटेड सारे वीडियो जो भी डालेंगे उनको आपको देखना है, उनको समझना है। नीति निर्देशक सिद्धांत वैसे बहुत सिंपल नजर आते हैं क्योंकि ये हर बुक में अवेलेबल है, लेकिन उनको पढ़ने का हमारा तरीका कैसा होना चाहिए, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, ये स्कूल कॉलेज के एग्जाम से डिफरेंट। तो उसको देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले बताते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को सजीव रूप देने के लिए जो भी प्रयास राज्य के द्वारा किए जाएंगे, यानी जो भी एफर्ट्स लगाएंगे हमारी गवर्नमेंट लगाएगी, वो यहाँ से उनको गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैसे आपको करना है। ये है दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। मौलिक अधिकारों में पढ़ा था कि मौलिक अधिकार की अगर नहीं मिलते हैं तो हम उनकी डिमांड कर सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं। और नीति निर्देशक सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब है कि अगर ये सरकार ये नीतियां नहीं बनाती है तो हम कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? उसके लिए भी व्यवस्था है कि अनुच्छेद जो है ये बताता है कि राज्य को ये प्रयास करना है कि वो अपने देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय, तीनों तरह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा, लेकिन जब वह उचित समझे या जब उसके पास साधन उपलब्ध हो। आगे बताते हैं कि कैसे कब कब क्या हुआ। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद जो है 39 है वो ये बताता है कि समान जीविका के लिए समान साधन उपलब्ध कराएंगे, यानी स्त्री और पुरुष, हमने समानता का अधिकार दिया है अधिकारों में। तो यहाँ पर ये नीतियां ऐसी बनाई जाएंगी कि एक ही काम को करने के लिए स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं होगा, दोनों को एक जैसे अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि एक जैसे काम करने के लिए उनको जो तनख्वाह मिलेगी या उनको जो दिया जाएगा, वृत्ति के लिए जो उनको दिया जाएगा, पे जो दिया जाएगा वो समान होगा। उसमें हम किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे कि पुरुष को सेम काम करने का हम अलग पे करें और महिला को अलग पे करें। यानी राज्य ऐसी व्यवस्थाएं करेगा कि समानता के अधिकार को वो सुरक्षित रख सके। कैसे रख सके, ये गाइडलाइंस दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी बताया जाता है कि अनुच्छेद 40 बताता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। हमारा संविधान में कुछ सीधे अभी लास्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन से किस विचारधारा से प्रेरित है। अब यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि 1993 में जब हमारा संविधान में संशोधन करके स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई, यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन, नगर पालिका का गठन, ये सब जब करने की बात हुई तो ये तो 1993 में हुआ।
लेकिन हमें आजादी तो पहले मिल गई और हमारा संविधान 1950 से लागू हो गया। वहीं से ये बात क्लियर होती है कि राज्य जब उचित समझे, जब उसके पास साधन सुविधाएं उपलब्ध होंगे, तब वो इन पर कार्रवाई करेगा। यहाँ से समझ में आया कि 1993 में क्यों गठन हुआ, जबकि संविधान तो 50 में बन गया था। मौलिक अधिकार तो तुरंत लागू हो गए, लेकिन ये इसमें खास बिल्कुल स्पेशल मेंशन किया गया है कि राज्य उपलब्ध कराएगा जब वो उचित समझे, जब उसके पास साधन उपलब्ध हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे पढ़िए, अपनी जीके की बुक को अपने साथ रख के बैठिए और देखिए कि उस टर्मिनोलॉजी को बहुत सरल भाषा में हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में कम से कम यूज करूं, जिससे कि उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो। साथ में जो स्टेट का एग्जाम्स दे रहे हैं वो अपने स्टेट का भी जो भी नीतियां हैं उनको भी इसके साथ मर्ज करके पढ़ें, तो आपको बहुत जल्दी ये समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। जितना ज़्यादा आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं लीजिए। मेरी कोशिश है कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि कहाँ और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपकी और डाउट्स क्या है वो भी बताएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसको कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करेंगे। तो इनसे क्वेश्चंस कैसे निकल के आते हैं ये भी आपको बताएंगे। थैंक यू।